साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग 8वां वेतन आयोग से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। 8 से 7 महीना पीछे की बात करें तो इस पे चर्चाएं हो चुकी थी और काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद अंततः इसे लागू किया ही गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसी दिन यानी कि 16 तारीख को ही इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी लोगों को दी। जल्द ही इसकी कमेटी का गठन किया जाएगा। 2 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें अध्यक्ष होंगे। उसके बाद बेसिक डीए अन्न भत्ते में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, कितना इजाफा होना चाहिए, जो महंगाई है महंगाई के अनुसार से कैलकुलेट करके वह कमेटी सरकार को सौंपेगी। और इस बात से आप भली भांति स्पष्ट हो चुके हैं कि यह जो 7वां वेतन आयोग है 2016 में लागू हुआ था और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। और 2016 में जो 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो उस समय फिटमेंट फैक्टर की चर्चा 2.57 रखी गई थी। चर्चा क्या, इसे अप्लाई भी किया गया था। 2.57 के आधार पर बेसिक डीए के साथ साथ उसमें जो वृद्धि हुई थी वह अंततः ऐड होकर के कर्मियों को मिला था। अब 7वें वेतन आयोग की जो फिटमेंट फैक्टर की व्यवस्था थी उसी आधार पर लोग कयास लगा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग जो जनवरी 2026 में लागू होने हैं उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन 2.86 यह होगी या तो फिर 1.92 होने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे यह भी देखेंगे कि यदि फिटमेंट फैक्टर बन करके जो कैलकुलेट होकर के आता है, यदि 1.92 होता है तो किसी कर्मी का वेतन किस प्रकार से बढ़ेगा उसको कैलकुलेट करके सारी बातें बेसिक, उसके बाद डीए, फिर एचआरए, मेडिकल, एनपीएस की कटौती यानी कि एनपीएस में जो डिडक्शन 10% का होता है उसको काटने के बाद अंततः इन हैंड सैलरी कितनी प्राप्त होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। उसको हम लोग समझेंगे एक एक बिंदुओं को। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी यह जो वेतन आयोग है इसके बारे में समझ लें कि प्रथम वेतन आयोग जनवरी 1946 में लागू हुई थी, यानी कि उस समय से कार्यरत था पहला वेतन आयोग। उसके बाद 6ठा वेतन आयोग मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस समय 2006 में लागू की गई थी। उसके बाद 7वें की चर्चा करें तो 2016 में, और वहाँ पे न्यूनतम सैलरी जो रखी गई थी 7,000 रुपये, उससे बढ़ाकर यानी कि 7,000 रुपये से बढ़ा करके वह 18,000 रुपये किया गया था। यह 7वें वेतन आयोग में किया गया था। तो इसी आंकड़ा के आधार पर 8वां वेतन आयोग में कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 में जब अप्लाई होगी, लागू होगी, तो वहाँ जो 18 न्यूनतम 7वां में है 18,000 रुपये, तो वहाँ से बढ़ा करके लगभग वह जो बढ़ेगा तो उसमें बताया जा रहा है कि 51,480 रुपये होने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से 6ठे वेतन आयोग के समय में ही फिटमेंट फैक्टर अप्लाई हुआ था, उसी समय से प्रारंभ हुआ था। तो उस समय 1.8 से फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित किया गया था और प्रतिशत ऑफ इंक्रीजमेंट जो वृद्धि थी वह परसेंटेज थी 54%, और इसके साथ साथ न्यूनतम बेसिक 7,000 निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार से 7वें में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और जो प्रतिशत ऑफ इंक्रीजमेंट था वह 14.29% निर्धारित था, और न्यूनतम बेसिक जिसकी चर्चा हम लोग किए 18,000 रखी गई थी। और फिर यदि अनुमानित जो कहा जाए 8वां वेतन आयोग में हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 यदि रखा जाता है और इसमें प्रतिशत ऑफ इंक्रीजमेंट 34.1% होती है,
तो इस आधार पर न्यूनतम सैलरी यानी कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन कहीं कहीं यह आंकड़ा डिफर करता है, कहीं कहीं पे 18,000 से 51,480 रुपया भी यहाँ पे लोग कयास लगा रहे हैं। तो चलिए जो भी हो, अंततः फाइनली जब कमेटी इसकी गणना करके सरकार को सौंपेगी तो उस समय क्लियरेंस हो जाएगा। हम लोग सिर्फ इस बात को समझेंगे कि 1.92 के आधार पर यदि किसी की बेसिक सैलरी फ़िलहाल यदि कुछ रुपया भी है तो उस आधार पर कितना हो जाता है। अंततः 1.92 फिटमेंट फैक्टर यदि लागू होता है, यदि 2.86 लागू होता है फिटमेंट फैक्टर तो अच्छी बात है और भी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे गणना के आधार पे कुछ एग्जाम्पल के आधार पर लेकर चलेंगे कि 1.92 के आधार पर क्या राशि होती है। सबसे पहले यह केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी सहित पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। उसके बाद जितने भी भारत के राज्य हैं वहाँ के सरकार के द्वारा यह भी लागू किया जाता है। तो यदि राज्य के अंतर्गत लागू किए जाते हैं तो जो राज्यकर्मी हैं तो उनका भी 8वां वेतन आयोग के तहत बेनिफिट प्राप्त होगा। उसकी सैलरी में इजाफा वृद्धि होगी, काफ़ी वृद्धि होगी, उछाल भरी वृद्धि होगी। तो उसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वह कैलकुलेट होता है। तो फिटमेंट फैक्टर की जो गणना होती है उसका भी कैलकुलेशन हम लोग एक अन्य वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ समझ लेते हैं सीधे तौर पे कि फिटमेंट फैक्टर यदि हम यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखते हैं, एट्थ पे कमीशन की चर्चा कर रहे हैं। यह एक अनुमानित है, अनुमान लेकर के चलेंगे और इससे सारी स्पष्टता हो जाएगी। तो सपोज कीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपया है। आप इसे कंपेरिजन करके समझ लेंगे, आपकी जो बेसिक सैलरी है उस आधार पर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी वेतन आयोग लागू होता है नए स्तर से तो वहाँ पे DA 0 रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर इंक्रीज होते चलता है, लेकिन प्रारंभिक दौर में वह 0 रहेगा। तो 25,000 बेसिक रख करके चले हैं और फिलहाल अभी की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो 53% DA है, DA अलाउंस, महंगाई भत्ता। और अंततः जब यह 31 दिसंबर 2025 तक इसमें 3% की वृद्धि होते चलेगी और अंततः यह 60% के आंकड़ा को क्रॉस करेगा। और जब 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो वहाँ पे DA 0 हो जाता है। तो बेसिक 25,000 रुपया हुआ। अब फिटमेंट फैक्टर हम लोग चर्चा किए थे कि 1.92 यदि रखते हैं तो इस आधार पे बेसिक प्लस DA और इसमें मल्टीप्लाई होगा 1.92, यानी कि फिटमेंट फैक्टर से यहाँ पे गुना होगा। चलिए यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लिख देते हैं, सुगमता होगी समझने में आपको। यह पहले ही बता चुका था कि यह जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 से अधिक भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। जितना रहेगा उस अनुसार से आपको गणना कर लेनी है। तो 25,000 रुपया और DA यहाँ पे 0 होगा और फिटमेंट फैक्टर 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद आप देख लीजिएगा यह हो जाएगा 48,000 रुपये। यह आपका यहाँ पे नया बेसिक बन गया, न्यू बेसिक। अब इस बेसिक से आपको आगे HRA, उसके बाद फिर मेडिकल, फिर NPS डिडक्शन भी होगा। तो 48,000 रुपया बेसिक हुआ। अब इसमें DA 0 होगा
उसके बाद HRA हाउस रेंट अनाउंस यदि 5% लेके चलते हैं तो 48,000 का 5% आप निकालेंगे तो 48,000 का 5% आपको निकालने के बाद प्राप्त हो जाएगा 24,000 रुपया, 2400 रुपया हो जाएगा ये। उसके बाद मेडिकल यानी चिकित्सीय भत्ता जो समान रूप से दिया जाता है हाल फिलहाल वही ऐड करेंगे 1,000 रुपये, और सभी 48,000 रुपया ए वाला, उसके बाद ये 2400 रुपया, फिर 1,000, इसको आप ऐड करेंगे यानी कि 48,000, उसके बाद 2400, उसके बाद 1,000 यहाँ पे मेडिकल, सभी को ऐड कीजिएगा 52,400 रुपया यह प्राप्त होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है 51,400 रुपया। अब देखिए इसमें NPS डिडक्शन होगा, NPS की कटौती होगी यानी कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, तो NPS की कटौती 10% होगा यानी 10%। तो 10% आपकी कटौती बेसिक प्लस DA में, तो बेसिक तो 48,000 हो चुका है, प्लस DA 0 है, यानी 48,000 का 10% आप निकाल लेंगे तो यह 4800 रुपया होगा। तो यह कटेगा तो टोटल प्राप्त हो गया यानी कि आपके हैंड में, यानी कि आपका जो खाता है उसमें राशि आएगी इन हैंड 51,400, इसमें 4800 रुपया घटा दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 46,600 रुपया, यह आपके हाथ में आएगी। और ध्यान रखिएगा कि NPS में 10% आपका बेसिक और DA से कटता है, इसके बाद 14% फिर सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ता है, वह बेसिक और पुनः DA का 14% निकाल लेंगे, इतनी राशि सरकार इसमें लगाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस बात को समझने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए थे कि जो फिटमेंट फैक्टर है 8वें वेतन आयोग में यदि 1.92 रहता है तो उस अनुसार से किसी कर्मचारी का यदि बेसिक 25,000 रुपया है तो वह 8वें वेतन या 7वें वेतन में 25,000 है, तो जो ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, तो उसमें 1.92 यानी बेसिक DA और फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद किस प्रकार से कैलकुलेट होकर के आपके पास राशि आएगी। तो आपकी जो भी बेसिक हो आप इस आधार पे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तो इसमें और भी वेतन में इजाफा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग जो अन्य हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा, दूसरा वीडियो होगा इसके बाद का, तो उसमें हम लोग यह देख लेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण आखिरकार किस प्रकार से किया जाता है, उसकी बारीकियों को समझेंगे, और उसके साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार से गठन कमेटी की होगी, गठन होने के बाद फिर क्या सिफारिशें जाती है, सरकार को क्या सौंपी जाती है, उस आधार पर हम लोग अंततः फाइनली जो 8वें वेतन आयोग में मिलने वाली सैलरी है कर्मचारियों के साथ साथ जो पेंशन भोगी है उनको भी निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।